Okay, so welcome back everybody and today we are starting a new chapter. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से हमने खत्म कर लिया है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर की बिगनिंग हो रही है आज। और ये चैप्टर मेरे लिए पर्सनली बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरा और बहुत बढ़िया लगता है इस चैप्टर को पढ़ना, बहुत मजा आता है, मजेदार सा चैप्टर है। फिजिक्स का चैप्टर है ये। ठीक है, जो है वेव्स। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होता है वेव का, जब पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, दिस लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि बहुत लोग को वेव्स तो पढ़ते हैं बट वेव का मतलब पता नहीं होता है। ठीक है, वेव्स होती क्या है, उसके बारे में क्या प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड है, क्या फिनोमेना हम उससे रिलेटेड पढ़ते हैं, रियल लाइफ में हम वेव को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सबके बारे में कुछ पता नहीं होता है ना। तो हम वो रट्टू डोटा तो है नहीं, ये तुम मेरे से प्रीवियसली पढ़ चुके हो। मैं 2-3 चैप्टर खत्म करा के आ रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स का भी, और हम बहुत फास्ट पढ़ते हैं, है ना। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज वेव्स। और सबसे बड़ी बात कि पहले मैं कुछ इंट्रो दे देता हूँ कि वेव्स में कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे हमारे, और कैसे हमने वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो देखो जो वेव्स होता है ना, बेसिकली इस वेव्स वाले पोर्शन में, जो फिजिक्स का जो वेव्स पोर्शन है, ठीक है, जो कि क्लास 11 और 12 पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, दोनों क्लासेस की, उसके अंदर ये 3 पोर्शन में बटा होता है। ठीक है, पहले वेव के अंदर बेसिकली 3 चैप्टर हमको वेव के अंदर पढ़ने होते हैं। मेजर 3 चैप्टर है वेव के अंदर। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर है, उसको कहते हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग। तो अगर आपने मेरे लेक्चर का टाइटल देखा है, तो मैंने आज का लेक्चर का टाइटल जो बेसिकली है वो वेव्स ऑन स्ट्रिंग लेक्चर 01 है। तो वेव्स में सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, नंबर 1, वो होगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, वेव्स के बाद दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ते हैं इसके अंदर, उसको हम पढ़ते हैं साउंड वेव। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर होगा। और तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ते हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, जो बच्चे 11 12 अलग पढ़ते हैं, तो मैं ये थर्ड चैप्टर मैं आपको बता दूं, ये दोनों चैप्टर आपके क्लास 11th के चैप्टर हैं, जो आपके क्लास 11th के स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाए जाते हैं। और ये जो अकेला एक अकेला चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, ये क्लास 12 का टॉपिक है। सॉरी मैं 11 लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ 12। ठीक है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली 3 चैप्टर है वेव के अंदर। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट वेव पढ़ाऊंगा या नहीं, बट इतना तो मुझे पता है, क्योंकि क्लास 11 का पोर्शन फिजिक्स का भी मैं करंटली डील कर रहा हूँ, तो मैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव तो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको क्लैरिटी है, क्योंकि 2 चैप्टर है और ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन में है हम क्लास 11th के। तो बहुत इन डिटेल, बहुत आराम से, बिना किसी झंझट के हम सब कुछ समझते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि वेव्स बहुत खराब होता है बच्चों का। मैं जनरली ये चीज एक्सपीरियंस किया है, वेब्स या तो बहुतों को समझ नहीं आता या फिर वो छोड़ देते हैं, ये वाला सेक्शन ही छोड़ देते हैं, वो पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम आराम आराम से पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में समझेंगे। तो दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1, और आज हम शुरू कर रहे हैं कौन सा पहला चैप्टर हमारा, जो होगा वेव्स ऑन स्ट्रिंग। तो आज से जब तक क्लासेस चलेंगी, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, तब तक वेव्स ऑन स्ट्रिंग ही चलने वाला है। ठीक है, तो हर आप लेक्चर का टाइटल देखेंगे वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एंड दिस इज ऑब्वियसली द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए, तो वेव्स की हो चुकी है शुरुआत। अच्छा, सबसे पहले वेव को समझना तो पड़ेगा ना, कि वेव्स भैया है क्या। ये वेव वेव आप बार बार कह रहे हो, ये क्या है वेव्स, पहले वेव समझते हैं वेव्स के बारे में, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर चलेंगे कि वेव्स ऑन स्ट्रिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग में सबसे पहली बात तो यही आती है भैया कि वेव्स क्या है, पहले वेव समझाओ, वेव समझ नहीं आती है। ठीक है, तो वेव क्या है, आइए देखिए मेरे साथ, लेके चलता हूं मैं आपको वेव के सफर में। ठीक है, हम भी वेव्स में चलते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सारी की सारी बातें वेव्स ही हो रही है, जाने कितने बार मैंने वेव्स बोल दिया, अच्छा लगता है। ठीक है, तो वेव, सबसे पहले हम समझते हैं वेव क्या होता है। देखो वेव क्या है, समझो। अच्छा, मैं आपसे कहूं, अभी तक जो आपने पीछे सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके क्लास 11 के अंदर मेजर पोर्शन जो होता है आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन होता है ना। तो आपने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा ना, एनर्जी, मोमेंटम वगैरह, जो आपने मैकेनिक्स के अंदर पीछे पढ़ के आप आ रहे हो अभी करंटली। ठीक है, न्यूटन लॉ मोशन के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, वर्क एनर्जी के अंदर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा था। तो आपने ये चीज तो पढ़ रखी है अभी, कि जो एनर्जी या फिर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर वो हमको ट्रांसफर, एनर्जी क्या होती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, यानी एक जगह दूसरे का ट्रांसफर होती है। मोमेंटम क्या होता है, एक जगह दूसरे का ट्रांसफर होता है। तो हमने अभी तक ये चीजें पढ़ रखी है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, कि जो एनर्जी या फिर मोमेंटम होता है, वो बेसिकली क्या होता है, अगर एक से दूसरे का ट्रांसफर करना है, तो वो उसको ट्रांसफर करने के लिए किसी ना किसी पार्टिकल की जरूरत होती है कि नहीं। सोच के देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, मतलब उसका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है।
और वही क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मान लो कि मुझे लेट्स से तुम यहाँ एक पर्सन खड़े हुए थे, ठीक है, मान लेट्स से ए पॉइंट ए है और इस बी पॉइंट तक मेरे को एक और पर्सन खड़ा हुआ है, मुझे यहाँ तक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सोच के देखो, अगर एक दूसरी जगह यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट अगर मेरे को मोमेंटम ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करना होता था अभी तक जो हमने मैकेनिक्स पढ़ा है, तो उसमें हम क्या करते थे कि पार्टिकल का मूवमेंट होता था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कराते थे, तो पार्टिकल यहां से चल के यहां जाता था और हम कहते थे कि हमारी मोमेंटम या फिर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई। कुछ ऐसा किस्म देखा था, मतलब सिंपल से मैं तुमको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल था एनर्जी या फिर मोमेंटम के ट्रांसफर का, है ना। एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह अभी तक जो हम मैकेनिक्स से पढ़ रहे थे, वो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा था, थ्रू मास, थ्रू पार्टिकल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक बॉडी कुछ एनर्जी लेके दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर करती थी, ऐसा कुछ होता था हमारे यहाँ, ठीक है। बट वेव्स जो है ना, उसका फंडा, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये मैकेनिक्स की बातें थी। अच्छा सिंपली सोच के देखो, अगर मेरे को क्या है, अगर अभी तक मान लो अगर तुमने तो मैकेनिक, तुम लोग ड्रॉपर हो, ठीक है, हम तो एक क्या कर रहे हैं कि हम 11 12 तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमने 11 12 पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मान के क्या चलता हूँ, ऑब्वियसली पास आउट तो हो गए सभी लोग, ठीक है। तो सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ा है सब लोग, है ना। ये सब मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच के देखो। अच्छा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में सोच के देखो, अगर मेरे को करंट फ्लो कराना था, याद है जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पढ़ते थे, तो हम क्या कहते थे कि अगर एक एंड से दूसरे एंड सर करंट को फ्लो कराना है, तो भैया चार्जेस का मूव होना जरूरी है। तो चार्ज क्या है, चार्ज के लिए से पार्टिकल ही तो है। ये क्या करता था, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करके खुद जाता था, खुद मूव करके जाता था फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तभी हम कहते थे कि एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है। सोच के देखो करंट का फ्लो कैसे होता था, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से। तो अभी तक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिस्पॉन्सिबल था किसी एनर्जी या फिर मोमेंटम की बात करता हूं। लेट्स से अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बात कर रहा हूं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसकी वजह से, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, एक्चुअली एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं वो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिल रही है ना। बट वेव जब आप पढ़ोगे तो इसका फंडा अलग है। क्या है वेव्स, मैं सिंपल सा डेफिनेशन पहले लिखता हूँ वेव्स के बारे में, और फिर उस डेफिनेशन को हम समझेंगे, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा वेव के बारे में, और उस डेफिनेशन से मैं प्रॉपर क्लैरिटी दूंगा आपको कि वेव कैसे, आपको मैं समझाऊंगा कि वेव क्या है, ठीक है, एक्चुअल में विजुलाइज कराऊंगा कि वेव क्या है। मेरे साथ जुड़े रहो बस, ठीक है। लिखो वेव क्या है, वेव इज अ मोड, वेव एक मोड है, एक तरीका है, किसका, ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इन विच नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वेव का, और ये एक्चुअल मतलब होता है वेव का। क्या मैंने लिखा, अब समझो मेरी बातों ध्यान समझो, क्या लिखा मैंने। मैंने लिखा कि वेव बेसिकली एक ऐसा मोड है, मोड मतलब एक ऐसा तरीका है, कैसा तरीका, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका जिसमें कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट आपको मीडियम के पार्टिकल को देखने को नहीं मिलेगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी तक मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर करंट जैसे जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें अगर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोमेंटम या फिर कि एक बड़ी से दूसरी बड़ी में एनर्जी ट्रांसफर करनी थी, तो फिजिकल मोशन होना पार्टिकल का जरूरी था, डिस्प्लेसमेंट करना पार्टिकल का जरूरी था। अगर पार्टिकल एक पोजीशन से डिस्प्लेस होगी दूसरे पोजीशन तक जाता था, तो हम कहते थे कि फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है। बट अगर मैं वेव की बात करूं, तो वेव बेसिकली एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन जो पार्टिकल है, या फिर उसको मीडियम पार्टिकल कहा गया, क्या मीडियम पार्टिकल का मतलब मैं अभी समझाता हूं। जो पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट करना जरूरी नहीं है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है ना कि अगर मान लो ये ए पॉइंट है और अगर मान लो ये बी पॉइंट है, और मैं चाहता हूं कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में कि कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो इस ए पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट करना जरूरी नहीं है। ये पार्टिकल इस ए पॉइंट पे रह के ही अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है टुवर्ड बी पॉइंट। अब आप कहोगे हाँ, ऐसा हो सकता है क्या सर, ऐसा हो सकता है क्या कि पार्टिकल डिस्प्लेस भी ना करे अपने जगह से और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो जाए फ्रॉम एक वन पॉइंट टू अनदर। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो अब क्या इस चीज को विजुलाइज करने के लिए तैयार हो, क्या इस चीज को समझने के लिए तैयार हो, सर बता दीजिए, दिखा दीजिए एक बार कि कैसे हो सकता है ये, ठीक है।
अरे बहुत सिंपल है, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ, और तुमने ये खुद किया है बहुत सा अपने लाइफ में, तो बहुतों ने किया है ऐसे। क्या, आओ देखो मेरे साथ, एक अरेंजमेंट देखो मेरे साथ, मैं तुमको वेव समझाता हूँ पहले, ठीक है। मेरा तरीका यही है, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग करके पढ़ाता हूँ, समय लेता हूँ, लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं देता हूँ, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। देखो मैं तुमको समझाता हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को ना छोड़े, कोई डिस्प्लेसमेंट ना करे, और फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वेव का डेफिनेशन तो हमको यही कहता है। आओ देखो, मैं तुम्हारे पास एक अरेंजमेंट सेट करता हूँ। कैसे? मैंने क्या किया ना कि मेरे पास एक स्प्रिंग पड़ी हुई थी, मैंने उस स्प्रिंग को क्या किया, ऊपर के फ्लोर से अटैच कर दिया, ठीक। ये लेट्स से फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर मान लो, जैसे जैसे ऊपर हमारा रूफ टॉप होता है, मान लो उससे उससे हमने रूफ टॉप से इसको अटैच कर दिया एक स्प्रिंग को, ठीक है। ये स्प्रिंग है हमारी, ठीक है। और इस स्प्रिंग में मैंने क्या किया, एक एम मास से इसको ऐसे क्या किया, नीचे एक एम मास को अटैच कर दिया, इससे इस स्प्रिंग से, जो स्प्रिंग का एंड पॉइंट है उससे हम एम मास अटैच कर दिया, ठीक है। अब इस मास को मैंने क्या किया ना, कि इस मास से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग अटैच कर दी ऐसे। ये अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं तुमको समझाता हूँ कि वेव का मतलब क्या होता है। ये स्ट्रिंग मैंने एक अटैच कर दी, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट है, इसको मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया, अपने खुद के हाथों से पकड़ लिया, ठीक है। ये हमारा हैंड है, जिसको मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस माई हैंड। अरेंजमेंट समझो, मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग अटैच कर दी। कोई ऐसा, अरे जो एग्जांपल ले लो, बस मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि रूप से मैंने उस स्प्रिंग को अटैच कर दिया, ठीक है। मैंने, समझ लो कि किसी एक क्वेश्चन मैंने इसको फिक्स कर दिया यहाँ, और उससे मैंने क्या किया, एक एम मास उससे अटैच कर दिया, उसके एंड पॉइंट है, और उस एम मास से एक स्ट्रेट स्ट्रिंग मैंने अपने हाथों में ले लिया अटैच करके, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ये अरेंजमेंट तो समझ आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ये जो स्ट्रिंग का ये वाला पार्टिकल है, जो मेरे एकदम हाथ के क्लोज है, मतलब एंड पॉइंट पे है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग को ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सोच के देखो, मैंने स्ट्रिंग के एक एंड को ऐसे वर्टिकली मूव कराना शुरू कर दिया, ऊपर और नीचे, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। सोच के देखो, तो मैंने एरो से उसको रिप्रेजेंट किया कि मैं एक एंड को ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब सोच के देखो, जब मैं एक इस पार्टिकल को, जो तुम्हारे जो हाथ के पास है, तुम्हारे हैंड के पास जो तुम्हारा जुड़ा हुआ पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल को मैं ऊपर और नीचे मोशन करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग जो होगी, इसके बगल वाले पार्टिकल भी होंगे, और भी खूब सारे पार्टिकल होंगे इस स्ट्रिंग में। क्या होंगे, सोच के देखो, अगर मैं सारे पार्टिकल ड्रॉ करूं, यहाँ भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ भी जुड़ा पार्टिकल होगा, यहाँ भी जुड़ा होगा, ये भी, यहाँ भी पार्टिकल जुड़ा होगा, यहाँ भी जुड़ा होगा। ऐसे ही करते 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 पूरी स्ट्रिंग जुड़ी है इस मास से, तो यहाँ इस एंड पे भी कोई ना कोई पार्टिकल होगा, और जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर पूरे पार्टिकल बड़े बड़े। अब मैंने एक एंड को जब वाइब्रेट कराया, तो उससे बगल वाला पार्टिकल में क्या होगा, जब मैंने, और इनिशियली जब शुरुआत में, जब मेरे हाथ में जो पार्टिकल था, मैंने उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसमें अगर इंबैलेंस क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से उसके बगल वाला पार्टिकल भी क्या होगा, इंपैक्ट में आएगा उसके। तो अगर मैंने क्या किया कि इनिशियल एंड पे अगर ऊपर और नीचे, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, या फिर एसएचएम मोशन कहते हैं, ठीक है। फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, समझ लो ऐसे कि मैं वर्टिकली ऊपर और नीचे कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बगल वाला पार्टिकल भी क्या हुआ, उसके इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, ये इंबैलेंस एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके बगल वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे। सेम चीज क्या करेगा, वो वही चीज अपने बगल वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तो उसके बगल वाला पार्टिकल भी ऐसे क्या करेगा, उसके अंदर भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। सेम चीज उसके आगे वाले पार्टिकल में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और ऐसे ही ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होगा, ट्रांसफर होते जाएगा। मतलब एक पार्टिकल से उसके आगे वाले कंजिक्यूटिव पार्टिकल में ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस का मतलब कि जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे पार्टिकल में, स्ट्रिंग के पूरे पार्टिकल में देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट वो एकदम एम मास के नजदीक पहुंच जाएगा, और जब आप देखोगे कि आपने डिस्टर्बेंस तो यहां क्रिएट किया, लेकिन ये जो मास है, ये भी अपने पोजिशन से ऊपर और नीचे एक बार के लिए डिस्प्लेस हो गया। अब इससे देखने को हमको क्या मिला, सोच के देखो, इससे हम कंक्लूजन क्या मिला। कंक्लूजन ये मिला कि पहली बात, अगर मैं इस एंड को फर्स्ट एंड मान देता हूं, इस एंड को सेकंड एंड मान देता हूं, तो हमने एनर्जी, सोच के देखो ना, तुम अपने हाथ से क्या कर रहे हो, एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हो। तो हमने एनर्जी तो दी फर्स्ट एंड पे, लेकिन वही एनर्जी ट्रांसफर कहां होगी, टुवर्ड द लास्ट एंड, जो कि एम मास का है, जो कि सेकंड पॉइंट पे है। तो हमने मोशन तो कराया यहां, लेकिन मोशन यहां भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, भैया यहां जो एनर्जी है वो यहां भी ट्रांसफर हो गई, लेकिन उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके पीछे का कॉज ये है कि आपने मोशन तो यहां कराया है, मोशन यहां तो नहीं कराया, लेकिन ये मोशन ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और सोच के देखो कि ये वाला पार्टिकल तो अभी भी यही है, ऐसा तो नहीं हुआ कि ये वाला पार्टिकल उठ के यहां चला गया वाइब्रेट करते करते, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। स्ट्रिंग का लास्ट एंड अभी भी आपके हाथ में ही पड़ा हुआ है,
मतलब स्ट्रिंग के लास्ट पार्टिकल को अगर आप पकड़ रहे हो, लास्ट एंड को पकड़ रहे हो, यानी कहने का मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में ये, अगर आप लास्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करा रहे हो तो पार्टिकल तो अपने पोजीशन से हिला भी नहीं, तो इस पार्टिकल का तो कोई डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे नहीं हुआ, ये तो अपने पोजीशन पे ही था, लेकिन आपका एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही गया। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि यहां बेसिकली जो जनरेट हुआ है वो मैंने एक वेव को जनरेट किया है। बताओ, अब ये पिक्चर, अब ये क्लैरिटी तुमको हो गई होगी कि सर वेव का एक्चुअल मतलब क्या है। हमने एक एंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वही डिस्टर्बेंस दूसरे एंड में ट्रांसफर हो गया, बट इसमें कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट, जो आपका इनिशियल पार्टिकल था, शुरुआत का जो पार्टिकल है, वो अपनी जगह पे ही है, उसने डिस्प्लेस नहीं किया है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी को कहते हैं वेव। तो वेव बेसिकली एक ऐसा मोड है जिससे एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी मीडियम पार्टिकल का जरूरी नहीं है, मतलब बिना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के, पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, फिर भी मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, मोशन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या ये वेव का मतलब तुमको समझ आया? जल्दी बताओ। सर समझ में नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है, लैग हो रहा है। अरे यार शिट, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली मेरे साथ होता ऐसा है ना कि मैं पढ़ाने लगता हूँ ना तो मैं ध्यान नहीं देता हूँ चैट की तरफ। हम्म। कुछ भी समझ नहीं आया किसी को? कुछ भी समझ नहीं आया, सब गया। अरे मेरी आदत है ना कि मैं चैट सेशन देखता नहीं, उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है मेरे से, मेरे माइंड में, इस वजह से। चलो अच्छा, एक बार मैं शॉर्ट में समराइज कर दूं, बताओ। एक बार मैं शॉर्ट में तुमको समराइज कर देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं रेगुलर चेक करूंगा, रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, कि क्लास में चैट सेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। एक बार देखो, फटाफट से देखो। मैंने बताया था कि बेस में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी समराइज करते हैं। कौन कौन से? एक तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एक तो साउंड वेव, एक तो वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑन स्ट्रिंग जो है और साउंड वेव है, ये बेसिकली क्लास 11 के चैप्टर है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली क्लास 12 का चैप्टर है। तो अभी फिलहाल हम क्या शुरू कर रहे हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। अच्छा, मैंने ये दोनों चीज जो यहाँ लिखी ना उसको समझो थोड़ा सा। क्या तो मैंने लिखा है, मैकेनिक्स एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी तक आपने जो मैकेनिक्स पढ़ा है उसके अंदर आपने क्या पढ़ा है, उसके अंदर आपने एनर्जी मोमेंटम के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, चैप्टर भी है हमारा ये, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी, मतलब मैकेनिक्स के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर अगर लेट्स से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी का ट्रांसफर करना हो या मोमेंटम का ट्रांसफर करना हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर करना हो या मोमेंटम का ट्रांसफर करना हो, तो उस केस में क्या होता था, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होता था, पार्टिकल अपने पोजीशन से मूव करता था, कुछ एनर्जी कैरी करके दूसरे पोजीशन पे जाता था, तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट के वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये अभी तक हमने कहा पढ़ा है, ये अभी तक हमने पढ़ा था किसमें, बेसिकली मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। आवाज अब तो आ रहा है ना, ठीक है। ओके, आई थॉट अब आ रहा है, ठीक है। चलो, वैसे अगर मैं सेम इसे मेरे से बताता कि आप इलेक्ट्रोसिटी अगर आप पढ़े हो, जिसमें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रोसिटी के बाद वाला चैप्टर बेसिकली है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो उसमें भी अगर लेट्स से कि किसी वायर में करंट का फ्लो होता है तो किन कारणों की वजह से होता है, सोच के देखो। एक पॉइंट से चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड दूसरे पॉइंट, और चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ही तो, चार्ज क्या है, एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से, चार्ज के मूवमेंट की वजह से वायर के एक एंड से दूसरे एंड में करंट का भी फ्लो होता है। तो ये तो अभी तक हमको पता चल गया, क्लियर पिक्चर ये तो बन गई, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे थे, जो हमने मैकेनिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में पढ़ा था, तो उसमें अगर एनर्जी का ट्रांसफर हमको करना था एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट करना रिस्पॉन्सिबल था। पार्टिकल अगर डिस्प्लेस नहीं करता तो एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता था। सोच के देखो ना, अगर वायर में करंट ही, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो ना करे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही ना हो, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, तो क्या करंट फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं।
तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक या जो हमने मैकेनिक्स वगैरह पढ़ा है तो उसमें ये चीज पड़ी हुई है कि एनर्जी का ट्रांसफर करना हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो पार्टिकल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट करना जरूरी है। बट अगर मैं वेव का डेफिनेशन यहां लिखा हूं तो सोच के देखो मैंने क्या लिखा है कि वेव बेसिकली एक ऐसा मोड है, मोड मतलब एक ऐसा तरीका है क्या जिससे एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन उस एनर्जी के ट्रांसफर में कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है पार्टिकल का। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि बिना पार्टिकल के मोशन किए हुए, बिना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किए हुए एनर्जी का ट्रांसफर हो जाए। मैंने बोला ऐसा बिल्कुल हो सकता है और उसी के कॉन्सेप्ट को तो वेव कहते हैं। मैंने वेव को वही चीज यहां समझाई, मैंने वेव को वही चीज यहां समझाई क्या कि अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट में आपको जाना है तो एक पार्टिकल अगर ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है, अगर इसको बी पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो इस पार्टिकल को खुद डिस्प्लेस करके जाना पड़ेगा बी पॉइंट पे, तभी एनर्जी का ट्रांसफर जो हमने अभी तक देखा है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर ये सही यही चीजें थी। ठीक है। बट अभी हमको क्या है, वेव हमारे पास जब जब हमने वेव की डेफिनेशन पढ़ी तो हमको ये पता चला कि वेव बेसिकली एक ऐसा मोड है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है लेकिन इसमें कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए पॉइंट पे कोई पार्टिकल पड़ा है तो एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए उसको ए पॉइंट से उठकर बी पॉइंट पे जाना ही पड़े। ऐसा वेव के अंदर जरूरी नहीं है। उसी चीज को मैंने एक अरेंजमेंट से समझाया। मैं बोला कि तुम एक अरेंजमेंट करो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वेव को समझते हैं कि कैसे वेव है, वेव कैसे प्रोपोगेट करता है, वेव बेसिकली कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करता है बिना किसी नेट डिस्प्लेसमेंट के। तो उसके लिए मैंने बताया कि मैंने क्या किया कि एक स्प्रिंग लिया जिसको एक एंड से मैंने फिक्स कर दिया ऊपर, उससे मैंने एक एम मास को अटैच कर दिया उसके एंड पॉइंट पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा वाला अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, उस एम मास से एक स्ट्रिंग जोड़ दी और स्ट्रिंग के ये वाले एंड को अपने हाथ से पकड़ लिया, हैंड से पकड़ लिया, जो आपका हैंड है उससे। ठीक है, जो इनिशियल एंड है, शुरुआत वाला एंड है जिसको मैंने स्ट्रिंग से पकड़ ली। ठीक है, मैंने क्या किया कि जैसे मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा, मैं क्या किया कि स्ट्रिंग को मैं ऊपर और नीचे मोशन कराने लगा वर्टिकली, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। बट अभी समझ लो कि मैंने स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ा, लास्ट एंड को, और मैंने फिर क्या किया, ऊपर और नीचे, उसको ऊपर नीचे वर्टिकली मोशन कराना शुरू कर दिया। अब सोच के देखो, अब स्ट्रिंग क्या है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में क्या है, इस स्ट्रिंग से पूरे जुड़े हुए पार्टिकल्स भी तो होंगे, खूब सारे पार्टिकल होंगे स्ट्रिंग के जो कि एकदम पास पास होंगे, है कि नहीं। और ये स्ट्रिंग जुड़ी है इस एम मास के एंड में भी, तो इधर बीच में भी खूब सारे पार्टिकल होंगे जो इससे जुड़े होंगे। ठीक है, आप सोच के देखो, तुम इस शुरुआत वाले से, तुम शुरुआत में पकड़े हो, ये इसको अपने हाथ से पकड़े हो, अपने हैंड से पकड़े हो, तो तुमने एक पार्टिकल क्या किया, ऊपर और नीचे करना शुरू किया, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू किया। अब उसके वजह से क्या होगा, ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, डिस्टर्बेंस फील करेगा, है ना, वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो पहले पार्टिकल ने डिस्टर्बेंस फील की, उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट वाला पार्टिकल था, तो क्या वो डिस्टर्बेंस अपने दूसरे वाले पार्टिकल को भी ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो उसके बगल वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, कैसे, ऊपर और नीचे। सेम चीज उसके नेक्स्ट वाला, इधर भी इंबैलेंस क्रिएट होगा। सिमिलरली यही इंबैलेंस ट्रांसफर होते जाएगा अपने आगे वाले पार्टिकल के पिक के पास। सोच के देखो ना, तुमने यहां क्रिएट किया है डिस्टर्बेंस, बट अब वो डिस्टर्बेंस पार्टिकल टू पार्टिकल किधर ट्रांसफर होते जा रहा है, आगे। पार्टिकल टू पार्टिकल किधर प्रोपोगेट हो रहा है, आगे। तो सेम जो इंबैलेंस तुमने शुरुआत एंड पे, इनिशियल एंड पे किया था, वही इंबैलेंस अब पार्टिकल के साथ ट्रांसफर होते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो इस एम मास तक पहुंच जाएगा और ये एम मास भी एक बार के लिए ऊपर और नीचे होगा। तो मेरा सिंपल सा कंक्लूजन सोच के देखो क्या है, तुमने डिस्प्लेसमेंट तो यहां प्रोवाइड, तुमने क्या किया, तुमने इंबैलेंस तो यहां क्रिएट किया, तुमने मोशन तो यहां किया, लेकिन कुछ देर बाद जो मोशन है वो आपको ये एम मास का जो आपने ब्लॉक लटका रखा था, ये ब्लॉक में भी देखने को मिला। अब सोच के देखो, तुमने एनर्जी यहां दी, सोच, तुमने मोशन कराया मतलब तुमने वर्क किया, वर्क किया मतलब तुमने एनर्जी तो यहां लगाई, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर होगी किधर, एम मास तक, जहां ब्लॉक लगा हुआ है दूसरे एंड पे। अब सोच के देखो, तुमने जिस पार्टिकल को यहां, तुमने लास्ट वाला एंड स्ट्रिंग का यहां पकड़ रखा था, मतलब कि अगर सिंपल भाषा में कहे तो कहने का मतलब यह है कि तुमने पार्टिकल को यहां वाइब्रेट कराया, ऊपर और नीचे वाइब्रेट, मतलब ऐसे ऊपर और नीचे वर्टिकल मोशन कराया। तो सोच के देखो, क्या ये पार्टिकल एक्चुअली अपने पोजीशन से उठ के यहां गया है क्या, नहीं यार, स्ट्रिंग का पार्टिकल तो वही है, शुरुआत वाला पार्टिकल तो यही है। मतलब अगर ये पार्टिकल यहां पड़ा हुआ था और अगर इस पार्टिकल ने डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर कर दिया यहां, तो ये पार्टिकल तो अभी भी यहीं पड़ा है, इसने खुद तो डिस्प्लेस नहीं किया ना,
इसका फिजिकल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। एनर्जी कहां हुई, एनर्जी भले यहां से यहां चली गई है, लेकिन इनिशियली जो शुरुआत का पार्टिकल था वो तो अभी भी स्ट्रिंग के पहले एंड पे ही पड़ा हुआ है, जिसको आपने अपने हाथ से पकड़ रखा है कि नहीं। वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहां का पार्टिकल उठ के यहां तो नहीं चला गया ना, लेकिन फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो क्या हम ये इस केस में कह सकते हैं कि सर अभी अभी हमने क्या किया है, अभी अभी हमने एक वेव को जनरेट किया है बिना किसी नेट डिस्प्लेसमेंट के, बिना पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट के, बिना पार्टिकल के अपने पोजीशन को छोड़े हुए हमने एक एनर्जी को इस एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अभी अभी हमने एक वेव को जनरेट किया है फ्रॉम वन एंड ऑफ स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग टू अनदर एंड। अब समझ आया? क्या अब समझ आया? बताओ। अरे अब तो समझ आ गया। फटाफट से। यही चीज मैंने लिखी। अब तो समझ आ गया। इट्स ओके, इट्स माय बैड। मैंने उसके वाला पहला वाला तो और ही बढ़िया से समझाया है, बट कोई बात नहीं, दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ा। बट अभी समझ आ गया कि सर एक्चुअल वेव का मतलब क्या है। ये मैं तुमको वेव का टॉपिक दे रहा था, कोई बात नहीं, हमने ये टॉपिक दो बार पढ़ लिए। ठीक है। तो जो मैंने डेफिनेशन अब लिखवाया है, पढ़ो तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया है। डेफिनेशन मैंने लिखवाया है कि वेव बेसिकली एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मोड है, बेसिकली नॉट मीडियम, इट्स अ मोड, एक ऐसा तरीका जिससे एनर्जी को ट्रांसफर तो करते हैं, बट एक्चुअल नेट डिस्प्लेसमेंट मीडियम पार्टिकल का जरूरी नहीं है। अच्छा, अच्छा तुम कहते हो ना, तो आज मैं देखो क्या करता हूं, मैं और भी डेफिनेशन तुमको देता हूं, सोच के देखो। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं वेव को। आओ देखो, अभी भी अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैं देता हूं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो, सोच के देखो क्या है। अच्छा, तुमने क्यू देखा है? क्यू, क्यू मतलब जैसे लाइन में लोग खड़े होते हैं, एक के पीछे कोई काउंटर होती है ना, जैसे काउंटर पे आप कभी टिकट लेने जाते हो तो एक के पीछे लोग खड़े होते हैं क्यू में, मतलब कतार में। बिल्कुल वो केस इमेजिन करो। कैसे? सोच के देखो। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये आप हो जो आप इस एंड पे खड़े हो, ठीक है, और आपके आगे बहुत सारे लोग कतार में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं बहुत सारे लोग बना देता हूँ। जैसे आप लेट्स से यहाँ एक काउंटर है, इस काउंटर पे सब टिकट के लिए आप खड़े हो, आप सभी लोग, ठीक है। लाइन से बहुत सारे लोग आपके आगे लगे हुए हैं और आप सबसे पीछे लगे हुए हो, ठीक है। अब सोच के देखो, मैं वेव का वो समझाता हूँ, ठीक है। बाई चांस क्या हुआ कि आपको, आपने, मतलब आप हो बहुत शरारती नॉटी वाले पर्सन, है ना। तो आपका मन क्या किया ना कि यार, तो तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड थे कि इतनी लंबी लाइन थी, बाहर बाहर काउंटर पड़ा हुआ था, इतनी लंबी लाइन थी, यार मेरा नंबर कब आएगा। तूने फ्रस्ट्रेशन में क्या किया कि आगे वाले इंसान को ऐसा धक्का दे दिया, अपने आगे वाले इंसान को ऐसे धक्का दे दिया, पुश कर दिया, ठीक है। जब आप धक्का दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी क्या कर रहे हो, अपने आप के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपने हाथों से। मतलब आप पहले खुद थोड़ा सा आगे झुकोगे, फिर उसको धक्का दोगे ऐसे झुक के, है ना। तो आपने इनिशियली शुरुआत में अपने आप को, अपने आप के ऊपर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। अब सोच के देखो, क्या ये धक्का आपके सामने वाले इंसान को लगेगा? क्या ये इम्बैलेंस जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपने धक्का दिया है, ये धक्का आगे वाले को भी पास ऑन होगा? तो इसकी वजह से जो आगे वाला जो है वो क्या करेगा, वो भी अपने आगे वाले को ऐसे धक्का देगा, ठीक है। होगा क्या, इम्बैलेंस आपने क्रिएट किया, और आपने इम्बैलेंस क्रिएट करके खुद क्या हुआ, कुछ थोड़ी देर बाद अपने आप को फिर स्टेबल कर लिया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि धक्का देते ही रहोगे लगातार, तुमने एक धक्का दिया फिर उसके बाद अपने आप को स्टेबल कर लिया। वैसे ही सेम चीज क्या होगी, आपके आगे वाले इंसान में वही इम्बैलेंस ट्रांसफर होगा। तो ये भी इंसान क्या करेगा, ऐसे धक्का देगा अगले वाले को, और फिर वापस आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे, और फिर वो अपने आप को ठीक ठाक कर लेगा, स्टेबल कर लेगा, ठीक है। सेम चीज क्या होगी, इस आगे वाले इंसान पे जाएगी, ये भी क्या करेगा, जब इसको पीछे धक्का मिलेगा, ये इसको पीछे धक्का मिलेगा, तो ये भी क्या करेगा, अपना इंबैलेंस आगे ट्रांसफर करेगा, और फिर अपने इनिशियल स्टेट में पोजीशन में अपने आप को स्टेबल कर लेगा। सेम ये इंबैलेंस ट्रांसफर होते होते यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से, और एक टाइम ऐसा आएगा जो कि सबसे आगे खड़ा वाला इंसान होगा, वो ऐसे काउंटर पे जाके धड़ाम से गिर पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको पीछे से इंबैलेंस फील हुआ है। अब सोच के देखो, इसमें आपने एनर्जी तो यहां दी, इंबैलेंस मतलब लेट्स से तुम कुछ वर्क कर रहे हो, तो एनर्जी तो तुमने यहां यहां दी, लेकिन वो एनर्जी इंबैलेंस के थ्रू ट्रांसफर किधर हो गई, टुवर्ड लास्ट पर्सन जो उस काउंटर पे खड़ा हुआ है कि नहीं। सोच के देखो, काउंटर के आखिरी एंड पे जो खड़ा हुआ है
है ना, जो सबसे आगे लगा हुआ है, उसने क्या किया, आखिरी एंड पे तुम थे, तुमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिसकी वजह से काउंटर के फर्स्ट एंड के पर्सन को भी डिस्टर्बेंस फील हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपने एनर्जी का चेंज सर यहाँ किया है, और वही एनर्जी का चेंज ट्रांसफर किधर हो गया, यहाँ हो गया। बट ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप खुद उठ के गए और आखिरी वाले इंसान को आपने खुद जाके धक्का दिया, ऐसा तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट आपने नहीं किया है, नो नेट डिस्प्लेसमेंट डन बाय यू डिस्प्लेसमेंट, बट फिर भी आपने अपने इम्बैलेंस एनर्जी को ट्रांसफर कर दी एक एंड से दूसरे एंड पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने अभी अभी अपने स्वयं इन हाथों से एक वेव को जनरेट किया है कि नहीं? बिल्कुल। आपकी डिस्टरबेंस पास ऑन हुई यहां से यहां। तो आई थॉट अब तो पिक्चर एकदम ही बन गया होगा कि यस सर, एक्चुअल मतलब वेव का क्या है। यस, एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? बताओ, क्या अब ये वेव का पिक्चर बढ़िया बन गया तुम्हारे दिमाग में? तो बिल्कुल वही काम हुआ है यहाँ भी। हमने अभी अभी एक वेब का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अच्छा, एक चीज में और देख लो, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं। लेट्स से मैं डेटा के हिसाब से कहता हूँ, मान लो टी इक्वल्स टू जीरो टाइम में तुमने यहाँ से क्या किया, एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, ठीक है, और वो इम्बैलेंस ट्रांसफर हो गया लास्ट पर्सन पे एट टी इक्वल्स टू टी नॉट टाइम पे, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि आपके और उस पर्सन के बीच जो बेसिकली डिस्टेंस है, लेट्स से वो एल लेंथ का है। अगर मैं कह दूं कि आपने जो वेव क्रिएट किया है, वेव भी तो क्रिएट कर रहे हो, उस वेव की जरा वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे? सिंपल है। अगर मैं वेव की वेलोसिटी लेट्स से अगर मैं कह दूं यू से डिनोट कर दूं यू डब्ल्यू, तो उसका लिख सकता हूं, टाइम कितना लगा, टी इक्वल्स टू जीरो से आपने क्या किया, एक इंबैलेंस क्रिएट किया, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे वहां पहुंचा, अगर लेंथ एल है तो मैं क्या कहता हूं, इस वेव की वेलोसिटी कितनी है, एल डिवाइडेड बाई टी, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, टी नॉट, क्योंकि टी नॉट समय लगा है टोटल, और टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है। तो आप ऐसे वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हो। मैं वैसे जनरली आपको ये चीज बता दिया, ठीक है। बताओ, क्या ये चीज क्लियर है फटाफट से? आई थॉट ये चीज क्लियर होगी, है कि नहीं? समझ आ गया ना सबको? तो ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, अब इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन मैं वेव का नहीं दे सकता हूँ हाई स्कूल असेंबली में, बिल्कुल। अब इससे बड़े इंट्रोडक्शन में वेव का नहीं, देखो दो दो बार पढ़ाना पड़ा मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास में दो दो बार एक ही चीज हमने पढ़ लिया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया और नेटवर्क एरर की वजह से दोबारा समझाना पड़ा, बट अभी आपको एकदम बढ़िया पिक्चर बन गया होगा, इसलिए मैं ये दूसरा एग्जांपल भी लिख दूंगा, समझाया हूँ, वरना एक एग्जांपल से काम चल जाना था, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, बेसिक भी चीज आप पढ़ोगे, ठीक है, और बेसिक से देखना हम किस लेवल तक जाएंगे खुद चेक कर लेना, ठीक है, सिंस लेक्चर वन टू टिल लास्ट लेक्चर, ठीक है। चलो, अच्छा, जो वेव है ना बेसिकली, ये दो तरह का वेव होता है, नोट करो, ठीक है। मेजरली, वैसे तो वेव बहुत तरह के होते हैं, बट मेजरली अगर मैं डिफाइन करूं तो दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं मैकेनिकल वेव, और एक को कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। दो टाइप्स के वेव, कौन से? एक तो मैकेनिकल वेव, एक तो नॉन नॉन मैकेनिकल वेव। बहुत सिंपल चीज है, देखो, मैकेनिकल वेव वो वेव होगी जिसको मीडियम की जरूरत होगी, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रोपागेट। अब देखो, ये नया शब्द प्रोपागेट आ गया, देखो बहुत लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है मैं सुना देता हूँ, देखो प्रोपागेट का मतलब मूवमेंट होता है, मोशन। बेसिकली वेव के मोशन को कहते हैं प्रोपागेशन, पार्टिकल के मोशन को सिंपली कहते हैं मूवमेंट, लेकिन वेव के मोशन को हम कहते हैं कि वेव प्रोपगेट हो रही है, मतलब कि वेव मूव कर रही है, बस। एक नया सा वर्ड है, एक्स्ट्रा तरीके से लिख दिया गया, और कुछ नहीं। मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव बेसिकली वो वेव होगी जिसके लिए एक्चुअल में मीडियम जरूरी होगा। मीडियम मतलब माध्यम जरूरी होगा, कि किस माध्यम से वो ट्रांसफर हो रहा है, किस माध्यम से वेव जो है वो मोशन कर रही है। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव बेसिकली वो वेव होती है जिसको मूव करने के लिए या फिर कहे तो प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत तो नहीं होती है सर। तो लिख लो यहां कि नॉन मैकेनिकल वेव बेसिकली वो वेव होती है, ठीक है, जिसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपागेट। अच्छा, एग्जांपल से समझाओ सर, मैं नहीं मानती, एग्जांपल से समझाओ, तो सोच के देखो।
अगर मैं तुमसे कहूं वेव ऑन स्ट्रिंग, सिंपल से एग्जांपल जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं वही, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बढ़िया, वेव ऑन स्ट्रिंग। कैसे, ये कैसे हो सकती है भाई, वेव ऑन स्ट्रिंग कैसे हो सकती है? अरे अभी भी तो हमने देखा है, सोच के देखो ना, अगर आपने इस एम मास तक आपका इम्बैलेंस को पहुंचाना था तो बीच में आपने एक स्ट्रिंग जोड़ रखी थी कि नहीं जोड़ रखी थी? क्या आप हवा में यहाँ हाथ हिलाते हैं, सोच के देखो कि अगर यहाँ एक एम मास लटका हुआ है और आप यहाँ हवा में हाथ हिलाए जा रहे हो, बीच में कुछ है ही नहीं, तो क्या एम मास आपके हवा में हाथ हिलाने से ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक एंड को पकड़ के स्ट्रिंग के हिलाया तभी तो दूसरे एंड पे, क्या मतलब बीच में माध्यम क्या है, बीच में मीडियम क्या है, स्ट्रिंग एक मीडियम है। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्ट्रिंग में आप वेव को जनरेट करते हो, कोई धागा है, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, एक धागा तुमने बांध रखा है, तो धागे में या किसी रस्सी से आपने किया भी होगा बचपन में खूब ऐसा, तो वो जो वेव आप क्रिएट करते हो बेसिकली वो एक मैकेनिकल वेव होती है, जिसको मीडियम की जरूरत होती है, जिसको एक्चुअल में मीडियम की जरूरत होती है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, प्रोपगेट करने में। अच्छा, कोई और एग्जांपल बता दो सर। देखो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, साउंड वेव। कहोगे हैं, साउंड वेव, साउंड वेव भी होता है क्या मैकेनिकल वेव? हाँ भाई बिल्कुल। अरे स्पीकर सुना है ना, आजकल तो शादियों का टाइम चल रहा है, स्पीकर से गाने आप कैसे सुनते हो? तो आप कहोगे सर ऐसा थोड़े होता है कि स्पीकर से कोई तार हमारे कानों में आई होती है फिर हमको सुनाई देता है, फिर कैसे कह रहे हो? अरे है भाई बिल्कुल। अगर कहीं स्पीकर लेट से यहाँ रखा हुआ है और आप यहाँ सुन रहे हो तो स्पीकर से जो साउंड निकलती है बेसिकली उसको ऐसे बेसिकली ड्रॉ करते हैं, ये आपके कानों तक पहुंच तो रही है, लेकिन इसके बीच मीडियम है भाई, समझो। हवा में आ रही है लेकिन बीच में मीडियम हवा ही तो है, एयर का पार्टिकल एज अ मीडियम काम करता है। जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि कहीं गाना बज रहा है आपके कानों तक वो चीज सुनाई दे रही है, इसका मतलब कि एयर का पार्टिकल वो माध्यम है, एयर के पार्टिकल वो मीडियम है जिस मीडियम में यहां से, अच्छा कैसे वेव जनरेट होती है देखियो, स्पीकर में एक एक डायग्राम लगा होता है देखियो, इसको बेसिकली जो आगे पीछे मूव करता है, देखियो, देखा होगा तुमने, उसमें गोला सा लगा होता है ना, डायफ्राम जिसको कहते हैं, वो ऐसे आगे पीछे क्या करता है, वाइब्रेट होता है। तो स्पीकर का जो डायफ्राम वाला सेक्शन होता है देखियो, ऐसे गोला सा ऐसे बड़ा सा ऐसे लगा होता है, और इसमें दो ऐसे लगे होते हैं, ये दोनों डायफ्राम जब क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब अंदर और बाहर, आगे और पीछे ऐसे, तो एक वेव जनरेट होती है, जो वेव आपके ईयर तक ट्रांसफर होती है कि नहीं? तो बीच में एयर तो मीडियम काम कर रहा है ना, एयर के पार्टिकल तो एक मीडियम की तरह, माध्यम की तरह काम कर रहे हैं, ताकि आवाज आपको एक एंड दूसरे एंड आ रही है, तो साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है। अच्छा ठीक है सर, मैकेनिकल वेव तो समझ आ गया, ऐसे ही नॉन मैकेनिकल तो समझाओ। नॉन मैकेनिकल में आपने लिख दिया है कि मीडियम की जरूरत नहीं है, ऐसी कौन सी वेव है भाई जो बिना मीडियम के भी ट्रांसफर हो रही है? अरे बिल्कुल हो रही है भाई, सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो आपका लाइट है, या फिर इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं पढ़ा चुका हूं, सोच के देखो, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अरे यार एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो लाइट बेसिकली क्या है, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक ऐसी वेव है जो बिना किसी मीडियम के, अब लाइट के लिए मीडियम जरूरी तो नहीं है ना। अरे यार टॉर्च यहाँ जलाते हो, दूर की चीजें दिखती है तुमको, कैसे दिखती है? सोच के देखो ना, लाइट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना तुम्हारे टॉर्च से वहां तक, बट उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है। समझ के देखो, सन से लाइट आती है हमारे अर्थ तक, क्या उसके बीच में कोई तुमने कनेक्शन जोड़ रखा है क्या? ऐसा तो नहीं है। यानी वेव के लिए अगर मीडियम जरूरत नहीं है, इट मीन्स वो एक नॉन मैकेनिकल वेव होगी। तो आप सिंपली एग्जांपल में क्या कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर एक लाइट वेव जो होती है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। बताओ, क्या ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए वेव्स के? जल्दी से फटाफट से बताओ। चलो अगर ये क्लियर है ना, तो एक और चीज समझ लो क्या, इसी वेव को ब्रॉडली दो और तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है ना, जिसको नेचर ऑफ प्रोपगेशन कहते हैं। नेचर ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस में दो तरीके की और वेव होती है, एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, और एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, दो तरीके की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी आप बोले कि दो और, इधर दो और लिखवा रहे हो, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग चीजों बेसिस है, ठीक है, ये आपके प्रोपगेशन पे बेसिस है, ठीक है, मोड ऑफ प्रोपगेशन,
ये क्लासिफिकेशन है मोड ऑफ प्रोपगेशन के बेसिस पे, और ये जो वेव के टाइप है ये बेसिकली है नेचर ऑफ प्रोपगेशन, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये समझना। अब क्या बोला जा रहा है भाई, अब दो तरीके की और वेव आ गई, कौन सी? एक तो ट्रांसवर्स वेव। अभी ट्रांसवर्स वेव का क्या फंड है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं यार, देखो अभी अभी जो हमने पढ़ा है ना, कौन सा, वेव ऑन स्ट्रिंग वाला, वो बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव ही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारे पास ऐसे एक रस्सी पड़ी हुई थी, इस रस्सी के एक एंड में तुमने क्या किया, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन कराना, इस रस्सी को शुरू किया एक एंड से। तो सोच के देखो, ये रस्सी का शेप कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा थोड़ी देर बाद जब आप यहाँ क्रिएट कर दोगे, सोच के देखो ऐसा रस्सी उस शेप में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हम्म, सोच के देखो ना, एक एंड को पकड़ के तुम ऊपर और नीचे मूवमेंट कराने लगे, तो रस्सी का कुछ शेप ऐसा होता है, करके देखना अगर किया होगा क्या होता है। तो अब सोच के देखो, इसमें इसमें क्या हो रहा है, वेव कैसे ट्रांसफर हो रही है? तुमने मोशन तो ऊपर और नीचे ऐसे किया है, लेकिन वेव आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में। मतलब वेव की अगर मैं वेलोसिटी कह लूं, लेट्स से यू डब्ल्यू, तो वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये वाला डायरेक्शन है जिधर मैंने एरो बनाया है, लेकिन तुम्हारा मोशन डायरेक्शन कैसा है? ऊपर और नीचे। तुमने रस्सी को ऐसे ऊपर और नीचे मूव किया ना, जब तुमने ऊपर और नीचे मूव किया लेकिन आपकी वेव आगे बढ़ रही है, मतलब आपके वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, आपके मोशन का डायरेक्शन ये है। अब सोच के देखो, क्या इन दोनों में परपेंडिकुलर रिलेशन तुमको दिख रहा है? 90 डिग्री का रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ वेव का डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ वेव का डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब इधर वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दोनों में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो ऐसी वेव जिसका प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इस टाइप की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लो भैया, हो गई क्लैरिटी, मिल गई क्लैरिटी। सिंपल, एक लाइन में, एक लाइन में क्लैरिटी मिली क्या, कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब प्रोपगेशन का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो ऐसी वेव, उस मोशन से जो वेव जनरेट होती है, उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो मैं एक ही लाइन लिखूंगा क्या इसमें, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब वेव जिधर आगे बढ़ रही है ना। या फिर ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी ऑफ वेव। बताओ, क्लियर है? क्या ट्रांसवर्स वेव का फंडा क्लियर है? चलो, अच्छा, वैसे ही सर लगे हाथ लॉन्गिट्यूडनल भी बता दो ना, आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल बता देते हैं। तो फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है सर? अब सोच के देखो क्या, तो ये वाला एग्जांपल देता हूं कैसे, सोचो। मैं हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा, पूरी क्लैरिटी। स्पीकर था यहां, आप यहां से सुन रहे हो। अच्छा, स्पीकर में क्या होता है, ये ये जो आपका डायफ्राम लगा होता है, ये डायफ्राम ऐसे आगे और पीछे मूव करता है, ऐसे आगे और पीछे मूव करता है, तो आपको आवाज सुनाई देती है। ठीक है, अब बीच में क्या है? बीच में है एयर, और अगर एयर है तो एयर के पार्टिकल भी तो होंगे। तो अगर ये जो डायफ्राम है ये आगे और पीछे मूव करेगा, तो इसके जस्ट बगल वाला पार्टिकल भी क्या होगा? डिस्टर्बेंस फील करेगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, सेम चीज ये अपने जो आगे वाले पार्टिकल है, ये डिस्टर्बेंस अगले वाले पार्टिकल को देगा, तो फिर अगला पार्टिकल भी ऐसे और ऐसे डिस्प्लेस करेगा। वही सेम डिस्टर्बेंस ये अपने अगले वाले पार्टिकल, एयर पार्टिकल को देगा, तो एयर पार्टिकल ऐसे और ऐसे डिस्प्लेस करेगा। बिल्कुल सेम डिस्टर्बेंस वो अपने अगले एयर पार्टिकल को देगा, तो ये भी एयर पार्टिकल ऐसा ऐसा डिस्प्लेस करेगा। ऐसे करते 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 जो एयर पार्टिकल आपके कानों के पास है, उसमें भी ऐसे और ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी कि नहीं होगी? और यहाँ है आपका ईयर। तो सोच के देखो, साउंड ने यहां एक वेव जनरेट की, और वेव का मोशन क्या था सर? ये वाला डायरेक्शन है ना। अगर मैं इसको कह दूं, अगर मैं एक्स से डिफाइन कर दूं, लेट्स से एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो अगर मोशन एक्स में है, तो वेव आगे भी किधर जा रही है? सोच के देखो, अगर आपका वेव का मोशन भी एक्स में हो रहा है और वेव भी एक्स में ही जा रही है,
हाय हाय हाय, क्या बात है, सोच के देखो ना, मोशन भी एक्स में और वेव आगे भी एक्स में ही बढ़ रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। मतलब आपका जो वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। मतलब एक्स डायरेक्शन में वो डायफ्राम भी मूव कर रहा है जो कि वेव को जनरेट कर रहा है। तो जो आप वेव जनरेट कर रहे हो वो भी अगर आप एक्स डायरेक्शन में कर रहे हो, कन्वेंशन मान के चल रहा हूं कि ये वाला डायरेक्शन को मैंने एक्स डायरेक्शन कह दिया तब, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि डायफ्राम है वो भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वेव जो जनरेट करने का मोशन है वो भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और वेव आगे भी एक्स डायरेक्शन में ही बढ़ रही है टुवर्ड आपका ईयर, आपके कानों की तरफ, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बराबर है डायरेक्शन ऑफ क्या है, प्रोपोगेशन के। तो इस टाइप से जो वेव जनरेट होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो एक लाइन का डेफिनेशन इसमें भी हमको समझ में आ गया क्या, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब अरे मूवमेंट ऑफ वेव्स। बताओ, क्या एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई तुम्हारी दोनों टॉपिक्स में? मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। क्यों पढ़ा रहा हूं इतना इन डेप्थ? इंट्रोडक्टरी लेक्चर है यार, पहले समझो तो सही। तुम्हारा फियर भगाना है मुझे, वेव का फियर मुझे भगाना है। वेव का फियर जो तुम सब पाल के बैठे हो वो हटा लो एकदम। मैं हूं ना, मैं तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स कहां से कहां लेके आया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कहां से कहां लेके पढ़ाया, ऐसे ही वेव को भी लेके चलूंगा और सब सीख जाओगे। बताओ, क्या ये चीज सबको समझ आई? फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो लगे हाथ एक और टॉपिक कर लो, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि इतना एक इंट्रोडक्शन तो इनफ ही है एक चैप्टर में तुमको पूरा क्लैरिटी समझाने के लिए, ठीक है। शुरुआत मैं कर चुका हूँ वेव का, ठीक है। वेव के पैरामीटर हम कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो इसके अंदर, इस चैप्टर में जो वेव टाइप ऑफ वेव आपको पढ़ना है उसको हम कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये नोट कर लो, पहले समझो कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आज बता देता हूँ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा। कल के लेक्चर से हम वेव के पैरामीटर जिसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, क्रेस्ट और ट्रफ ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, अब ये देखना है कि ये क्या होता है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ये क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का कुछ कंडीशन है, अगर कोई भी वेव उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे कि वो वेव एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। कैसी कंडीशन लिख लो, फॉर अ वेव टू बी अ प्लेन प्रोग्रेसिव, क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, देयर इज या फिर देयर शुड बी नो चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड स्पीड ऑफ वेव। और दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशंस हैं एक वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बुलाने के लिए। कोई भी वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तभी बुलाएंगे जब, मैं बता देता हूं, नोट कर लेना, ठीक है। क्या है, एक कंडीशन है वेव को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बुलाने की, कंडीशन क्या है कि सबसे पहली चीज क्या, कोई वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तभी बुलाएंगे जब उसके एम्पलीट्यूड में हमको कोई चेंज देखने को ना मिले, उसकी स्पीड ऑफ वेव मतलब जो वेलोसिटी, बेसिकली स्पीड कह लो वेलोसिटी कह लो, उसमें कोई चेंज देखने को ना मिले, और उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज देखने को ना मिले। इस टाइप के वेव को हम कहते हैं
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपने एम्पलीट्यूड तो पढ़ाया नहीं, आपने फ्रीक्वेंसी तो पढ़ाया नहीं, स्पीड ऑफ वेव चलो आपने दिखा दिया, बता दिया इधर कि आपने मतलब एल लेंथ का है, टी टाइम लगा तो ठीक है, पर आपने फ्रीक्वेंसी नहीं समझाई, आपने एम्पलीट्यूड नहीं समझाई, तो फिर कैसे समझ में आएगा कि एम्पलीट्यूड कैसे कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ वेव कैसे कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट है। तो इसलिए तो मैंने सिर्फ इसका एक इंट्रो दिया है। इस लेक्चर को मैं यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का ये जो कंडीशन है इसको हम एक वेव के थ्रू समझेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले एम्पलीट्यूड समझेंगे, मतलब वेव के पैरामीटर को समझेंगे, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, पल्स, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड क्या होता है, पहले ये समझेंगे। उसके बाद फिर ये जो टॉपिक है जो मैंने अभी तुमको यहाँ नोट करा दिया है, क्या कि कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को समझाऊंगा मैं कि चेंज इन एम्पलीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। तो मैं एक वेव ड्रॉ करके तुमको दिखाऊंगा जिसमें कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को आप डिफाइन कर सकते हो कि कैसे है वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड कैसे कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट है। क्लियर? तो इस टॉपिक को यही एंड करता हूँ, ठीक है। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 फॉर वेव ऑन स्ट्रिंग। शुरुआत हो चुकी है, इन डेप्थ एनालिसिस हम ले चुके हैं, ठीक है। आई थॉट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो होता है, जो कि बहुत ही बेसिक है, मतलब मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि तुम लोग ये छोटी छोटी चीज़ है, जैसे छोटे क्लास में ये पढ़ाई जाती है कि ये जो मैकेनिकल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, मैं इसका एक क्लैरिटी तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ताकि फियर भागे, इस चैप्टर से फियर बहुत होता है, पढ़े भी नहीं हो, मुझे पता है कि इसमें से कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्लास 11 का तो आधा पार्ट तो वैसे ही छोड़ के आते फिजिक्स का, ठीक है, बट कोई बात नहीं, पढ़ोगे, सीखोगे, ठीक है, खुद सीख के ही जाओगे, ठीक है, और एटलीस्ट इतना तो याद ही रखोगे ना, ठीक है। एग्जाम भले तुम्हारा जैसा भी जाए, बट एटलीस्ट पढ़ने के बाद इतना तो याद रखोगे, हाँ एक टीचर था जो कभी पढ़ाया करता था। पता नहीं बच्चे याद तो नहीं रखते हैं, आजकल के अलग ही बच्चे हैं, बट पता नहीं तुम लोग याद रखोगे, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं एंड करता हूँ आज के सेशन को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 2 से।